नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरके वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद, धननंद या धनानंद के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से उग्रसेन महापद्म नंद ने एक बड़े साम्राज्य का गठन किया और अपनी सामरिक शक्तियों से, अपने सामरिक विजयों से उसने मगध की सीमाओं को काफ़ी दूर तक ले जा करके कर दिया, जिनमें से हमने देखा कि अवंती से लेकर के और पांचाल इवन कुरु तक के क्षेत्र को उसने जीत लिया था। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंदवंश के अंतिम सम्राट धननंद की और देखेंगे कि यूनानी स्रोत और भारतीय स्रोत उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंद वंश का अंतिम प्रतापी शासक धननंद, धनानंद अथवा घनानंद हुआ। तो बहुत सारे इतिहासकार इसको धननंद, कुछ इसे धनानंद और कुछ इसको घनानंद कहते हैं। बेसिकली इसका नाम धननंद ही दिखलाई देता है, जो मेसोडोनिया के शासक सिकंदर के समकालीन था। तो हम जानते हैं कि सिकंदर को एक विश्व विजेता की पदवी दी गई है। एक बड़ा विजेता था वो, जो मेसोडोनिया का रहने वाला था। मेसोडोनिया जो है वो प्राचीन यूनान के क्षेत्र में था और यहाँ पर फिलिप नाम का एक राजा हुआ करता था। फिलिप सेकंड का ये पुत्र था और इसने विश्व विजय करने के लिए ठानी थी। और ये भारत की तरफ जब आया तो झेलम नदी के आसपास में इसका पोरस से लड़ाई हुआ। आगे चल करके ये व्यास नदी तक आया और यहाँ से वापस चला गया और उसी का समकालीन था धननंद। हम देखते हैं कि धननंद की सेना से परेशान होकर के उसकी एक विशाल सेना को देखते हुए जो मेसोडोनिया का शासक था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, उसकी सेनाएं व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती हैं और वो अंततोगत्वा व्यास नदी से वापस चला जाता है। आगे देखें, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज अथवा उग्रसेन का पुत्र कहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो यूनानी लेखक हैं वो उग्रसेन को अग्रमीज कहते हैं और इसी उग्रसेन का नाम पुराणों में हमको महापद्मनंद मिलता है। ग्रंथ महाबोधिवंश है, वो ये बता रहा है कि नंद वंश का पहला शासक उग्रसेन था, जिसको पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है और इसी का पिता बताया जा रहा है, धननंद का पिता बताया जा रहा है उग्रसेन को। यूनानी लेखक बताते हैं कि इसके पास असीम सेना तथा अतुल संपत्ति थी। तो जो यूनानी लेखक हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र करते हैं कि जो धननंद है, अग्रमीज का जो पुत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा धनवान है, उसके पास अतुलनीय संपत्ति है। इसी क्रम में कर्टियस नाम का एक इतिहासकार बताता है कि जो धननंद है उसकी सेना में 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी शामिल थे। तो कर्टियस के हिसाब से देखा जाए तो घनानंद या धनानंद की सेना काफ़ी बड़ी थी, जिसका सैन्य संगठन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखलाई देता है। आगे देखते हैं कि जेनोफोन की पुस्तक साइरोपीडिया में धननंद को बहुत धनाढ़ या वेल्दी मैन बताया गया है। इसकी पुष्टि सिंघली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से होती है। तमिल ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध संस्कृत ग्रंथों में भी इसी तरीके के संदर्भ प्राप्त होते हैं कि जो धननंद था वो काफ़ी संपत्तिवान था। आगे देखें तो इसके सेनापति का नाम भद्रसाल मिलता है। तो इसका जो सेनापति था युद्धों में विजय दिलवाया था, उसका नाम भद्रसाल दिखलाई देता है। धननंद के साम्राज्य की सीमा अत्यंत विशाल थी। अब इसकी सीमा देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक इसकी सीमा फैली हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से
उग्रसेन महापद्मनंद के बाद नंद वंश में यदि कोई सबसे ज़्यादा चक्रवर्ती प्रतापी शासक आया, चक्रवर्ती सम्राट आया, तो वो हमको धननंद दिखलाई देता है, जो मगध की सीमाओं को हिमालय से लेकर गोदावरी तक और सिंधु से लेकर के फिर मगध तक के एरिए में फैला देता है। आगे देखें, पूर्वी दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अंतर्गत आता था। तो जो दक्षिणापथ का पूर्वी क्षेत्र है उसमें कलिंग का जो क्षेत्र था, जो उस समय त्रिकलिंग के रूप में जाना जाता था, त्रिकलिंग के रूप में, ये भी जो है उसके खास तौर से दक्षिणापथ वाले क्षेत्र में सम्मिलित माना गया है। कई इतिहासकार इसे धन संग्रह करने वाला शासक बतलाते हुए ये कहते हैं कि यह संभवतः धन लोलुप रहा होगा, जैसा कि सिंहली बौद्ध ग्रंथ और यूनानी संदर्भ यह बता रहे हैं कि जो धननंद है उसके पास अकूत संपत्ति थी। इसको देखते हुए कई इतिहासकारों का यह मानना है कि धननंद उसका नाम संभवतः इसीलिए पड़ गया क्योंकि वो धन। बात में कितनी सत्यता है ये रिसर्च का विषय हो सकता है। आगे देखें, टर्नर नामक इतिहासकार का मानना है कि धननंद ने 80 करोड़ रुपए के मूल्य की धनराशि को गंगा नदी में कहीं छुपा कर रखा था। तो ये जो इतिहासकार टर्नर हैं ये कह रहे हैं कि धननंद ने अपने राजकोष से 80 करोड़ रुपए की जो मूल्य की जो धनराशि है उसको गंगा में कहीं छिपा दिया था और इस तरीके से उसके संपत्तिवान होने का हमें आभास होता है। इस बात की पुष्टि एक तमिल परंपरा से होती है जहां उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र के राजा द्वारा अकूत संपत्ति एकत्रित कर उसे गंगा नदी की धारा के मध्य कहीं छिपा दिया गया है। तो तमिल जो परंपरा थी, जो तमिल क्षेत्र के ग्रंथ थे, उससे यह पता चला कि जो पाटलिपुत्र का राजा है उसने गंगा नदी में कहीं अपनी अकूत संपत्ति छिपा रखी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धननंद के पास कितनी संपत्ति रही होगी। जो हमारे सिंहली ग्रंथ कह रहे हैं या जो यूनानी ग्रंथ बता रहे हैं, यूनानी लेखक बता रहे हैं, शायद उनमें कुछ सत्यता हो, इसीलिए इस तरीके के संदर्भ हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और हम धननंद को सबसे ज्यादा वेल्दी मैन मान रहे हैं। टर्नर के अनुसार उसने जनता पर कई प्रकार के कर लगाए। तो टर्नर ने यह भी संभावना व्यक्त की थी कि चूंकि इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, इसलिए एक संभावना यह भी हो सकती है कि उसने जनता पर कई प्रकार के कर लगाए हों, जिनमें से कुछ ठीक रहे हों और कुछ उत्पीड़क रहे हों। आगे देखें तो सोमदेव कृत कथा सरित सागर से सूचना मिलती है कि नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। अब ये जो सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर, इससे हमें पता चलता है कि नंदों के पास 11 करोड़ रुपए की स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिससे पता चल रहा है कि उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा रही होगी। उपर्युक्त साक्ष्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि इतना संपत्तिवान होने के बावजूद भी वह संभवतः अपनी प्रजा का दिल ना जीत पाया और उनके मध्य अलोकप्रिय बना रहा। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से धननंद ने इतना सब कुछ एकत्रित करने के बाद भी जनता के बीच में प्रसिद्धि नहीं हासिल की। तो सोचा था कि मगध की सीमाओं को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उसने कई प्रकार के कर लगाए होंगे। बहुत संभव है कि इसीलिए कर लगाया गया हो, जिसकी बात टर्नर जैसे इतिहासकार कर रहे हैं। उसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि वो अकूत धन एकत्रित करना चाह रहा होगा। इसकी इसी अलोकप्रियता का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य अथवा चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शक्तिशाली शासक ने धननंद को मारकर मगध पर अधिकार कर लिया। तो जिस तरीके से इसकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही थी मगध की जनता के बीच में, उसका फायदा उठा करके एक यंग लड़का जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि धननंद पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धीरे से उसको पराजित करके मगध का सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो अगर ये जनता के बीच में लोकप्रिय रहा होता या जनता इसको मान रही होती, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सेना रखने के बाद धननंद को पराजित करना आसान नहीं था।
धननंद पराजित हुआ, मगध का सिंहासन उसके हाथ से चला गया, एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। इन सब के बीच में एक बात कॉमन दिखलाई देती है कि कहीं ना कहीं धननंद का जो सैन्य संगठन था वो मजबूत होते हुए भी लचर व्यवस्था से गुजर रहा था। अन्यथा 18 साल का लड़का आए और पराजित कर दे, यह संभव नहीं लगता है। इससे यही प्रतीत होता है कि जो धननंद है उसकी समाज में लोकप्रियता उतनी नहीं थी, लोग उसको उतना नहीं मान रहे थे। इसी कारण से शायद वो पराजित हुआ और अंततोगत्वा एक नए राजवंश मौर्य वंश का सूत्रपात हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से धननंद बहुत सारा धन एकत्रित करने के पश्चात भी अपने आप को लोकप्रिय नहीं सिद्ध कर सका, नहीं बना सका। अब हम देखते हैं कि नंद शासकों का महत्व क्या रहा। तो हमने जो है प्रमुख रूप से उग्रसेन महापद्म नंद को देखा था। आज हमने धननंद को देखा कि यूनानी स्रोत, सिंघली स्रोत क्या कह रहे हैं, कथा सरित सागर क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे नंद शासकों के। नंद शासकों द्वारा किए गए कार्यों का क्या महत्व है, इसके विषय में अब हम चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो चीनी यात्री वेनसोंग है उसका यात्रा वृत्तांत सियूकी है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप बनाए गए थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो एक धनाढ़ व्यक्ति होने की बात, एक धनाढ़ राजा होने की बात वेनसोंग भी करता है और वो ये भी बताता है पाटलिपुत्र में 5 स्तूप बनाए गए थे। आगे देखें, मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को कालांतर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया, जिसका प्रमाण हमें मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के भाब्रू बैराट स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो जो भाब्रू बैराट स्तंभलेख है सम्राट अशोक का, उसके संदर्भों से पता चलता है कि कालांतर में जो राजधानी पाटलिपुत्र है, जब मौर्यों का शासनकाल आता है पाटलिपुत्र पे, तब देखते हैं कि वो क्षेत्र पूरी तरीके से शिक्षा का केंद्र बन जाता है। और आगे चल करके जो भाब्रू शिलालेख है, इससे पता चलता है कि इसमें बौद्ध धम्म के कुछ ग्रंथों जैसे मौनीय सूते, उपतिस्पसिने, मुनिगाथा, लाघुलोवाद तथा मुसावाद आदि के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रारंभिक ग्रंथ हैं बौद्ध धम्म के, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि जो राजधानी पाटलिपुत्र है वहाँ पे अब शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। आगे देखें तो अनेक इतिहासकार नंद शासकों को जैन एवं बौद्ध धर्मानुयायी बतलाते हैं। तो जैसा कि वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत से पता चला कि पाटलिपुत्र में 5 स्तूप बनाए गए थे जो कि काफ़ी रत्नजड़ित थे या बहुमूल्य दिखलाई देते हैं। उनमें काफ़ी कुछ शायद नक्काशी की गई होगी, जैसा वेनसोंग कहना चाह रहा है। बाकी जो ये नंद शासक हैं ये जैन और बौद्ध धर्मानुयायी दिखलाई देते हैं। तो कई सारे जैनियों के भी एविडेंस पाटलिपुत्र में अभी भी मिलते हैं और बहुत संभव है कि ये नंद शासकों या बाद के नंद शासक संरचनाएं बनवाई हो जो जैन धर्म की। और इधर जो बौद्ध धर्मानुयायी होने की बात आती है वो आती है कि ये 5 स्तूप बनवाए हुए थे पाटलिपुत्र में। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो धननंद है उसने पाटलिपुत्र में पूरी तरीके से एक जो धार्मिक व्यवस्था है उसको कायम रखा था और अपने विजन को बिल्कुल स्पष्ट रखा था कि वो जैन और बौद्ध धर्मानुयायियों के साथ में है या वो खुद ही बौद्ध और जैन धर्मानुयायियों में से है। तो हम देखते हैं कि नंद शासकों के समय तक जो मगध है वो समस्त उत्तरापथ का जो व्यापार चल रहा था उस पर एकाधिकार कर लेता है। अब इधर से होने वाले जितने भी व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी उन सब पर नंद शासकों का पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। तो जो नंद शासकों का महत्व है बेसिकली वो यही है कि पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के पश्चात उग्रसेन महापद्म नंद ने पहली बार अपनी साम्राज्य की सीमाओं को विदिशा से लेकर के अस्मक तक के एरिए तक फैला दिया।
पांचाल ले गया। इसके अलावा कुरु तक के प्रदेश पर वो अधिकार कर लेता है। उसके बाद 7 और नंदों की बात आती है। उनके विषय में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 8वें या अंतिम नंद राजा के रूप में हम धननंद, घनानंद या धनानंद को जानते हैं। तो कई इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि उसका नाम धननंद है और यूनानी और सिंहली जो दीपवंश और महावंश ग्रंथ हैं उनमें यह विवरण मिलता है कि उसके पास अकूत धन संपत्ति थी और इतनी धन संपत्ति थी कि वो गंगा के धाराओं में छिपा दिया करता था। इस क्रम में देखें तो उसके पास बहुत धन था, इसी कारण उसका नाम धननंद इतिहासकार बताने लगे। कुछ ने कहा कि उसका नाम घनानंद है, कुछ ने धनानंद भी कहा। तो उसके समय की गतिविधियों को अगर देखें तो उसने उग्रसेन महापद्म नंद द्वारा जो साम्राज्य दिया गया था, एक बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था उसे उत्तराधिकार के रूप में, उसने उसको अक्षुण्ण बनाए रखा और उसका एक्सपांसन ही किया। बढ़ करके हमने देखा कि हिमालय से लेकर के गोदावरी तक के क्षेत्र में साम्राज्य फैल गया और इधर सिंध से लेकर के मगध तक के क्षेत्र में फैल गया। तो जितना उत्तरापथ का एरिया आता है लगभग वो सब कवर हो जाता है और नर्मदा से ऊपर का एरिया ही उत्तरापथ में आ जाता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, यहाँ तो गोदावरी से लेकर के हिमालय तक के एरिया में नंदों का कब्जा था, धननंद का कब्जा था। तो ऐसा लगता है कि धननंद जो है वो एक प्रतापी शासक था, लेकिन वो चाहे जैसा कि टर्नर कह रहे हैं कि उसने बहुत सारे कर लगा दिए, तो संभव है कि कर लगाने के क्रम में या फिर लोगों को व्यापारिक गतिविधियों में दिक्कत होने के क्रम में, न्याय देने के क्रम में कोई ऐसी समस्या थी जरूर उसके सामने, जिस कारण से वो जनता के मध्य अलोकप्रिय होता जा रहा था। अन्यथा जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो थोड़ी सी सेना लेकर के पाटलिपुत्र को विजित नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने देखा कि जो धननंद की सेना है वो काफ़ी बड़ी थी। उसकी सेना में काफ़ी ज़्यादा पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार सैनिक हैं, हाथी हैं, सब कुछ है। एक वेल सेटल्ड सेना उसके पास है, सैन्य संगठन है, भद्रसाल जैसा उसके पास सेनापति है। इस तरीके से देखें तो धननंद के पास एक अच्छा सेटअप है साम्राज्य को आगे बढ़ाने का। उसी जगह चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो उसके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं दिखलाई देता और इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत सारे आटविक लोगों को पकड़ करके अपनी सेना में सैनिक बनाता है और अपने सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक बढ़ाता है, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष होते होते अराकोशिया, कंधार और जड्रोसिया तक जाता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। आप लोग मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।